नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारतीय 9वीं कक्षा कविता क्रमांक 6 इस कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जो हमारे आसपास का वातावरण है, इस वातावरण में तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई दिल से धनवान तो कोई धन से, कोई मन से तो कोई अपने स्वभाव से। तो इस तरह बच्चों, हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में तरह तरह के लोग, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा, लोग कोई धन से, कोई रुपए पैसे से, कोई दौलत में बहुत धनवान है। लेकिन क्या आपने सोचा है बच्चों, जहाँ हम रहते हैं, आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो कुदरत है, अर्थात जो प्रकृति है, वो शायद हमसे ज़्यादा धनवान है। क्योंकि सारी चीज़ें हमें इस प्रकृति से ही तो प्राप्त होती हैं। चाहे रुपए पैसे हो, धन दौलत, वो जो धातुओं से बनी हुई होती है, वो धातु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। उसके साथ साथ हमें जीने के लिए सबसे ज़रूरी, रुपए पैसे से भी ज़रूरी, अन्न और शुद्ध हवा, ये कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? पर्यावरण से। अर्थात हमारी जो प्रकृति है, यह प्रकृति शायद हम सबसे ज़्यादा धनवान है। तो आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है निसर्ग वैभव। निसर्ग यानी हमारी जो प्रकृति है, और वैभव यानी धनवान, यानी हमारी प्रकृति कितनी धनवान है, जो हम सबका देखभाल करती है, हम सबको देखती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। छात्रों, एक चीज़ और, यह एक पूरक पठन है, तो हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी, उत्तराखंड में हुआ है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुआ है बच्चों। तो इस चीज़ को हम अब देखेंगे, यानी हमारी जो कविता है पूरक पठन, इसका हम अध्ययन करते हैं। चलो बच्चों, इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो बच्चों, हम अब इनका परिचय देखेंगे। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। कहने का अर्थ, छायावादी युग जो हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही है। इसके 4 स्तंभ का अर्थ है कि ऐसे 4 कवि जिन्होंने इस छायावादी युग यानी हिंदी साहित्य को उस समय बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। अब वो कौन कौन से कवि हैं? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, और नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और नंबर 3 हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, और नंबर 4 महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 कवि अर्थात छायावादी युग के 4 स्तंभ। इन्होंने इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के एक प्रमुख कवि रहे हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि जो हैं बच्चों काव्यधारा है। और साथ ही साथ हार, यह एक उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथात्मक संस्मरण है। तो बच्चों, ये सारे क्या थे? इनके प्रमुख कृतियाँ। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख कृतियाँ। अब हम चलते हैं पद्य संबंधी, यानी जो हमारी कविता है उससे जुड़ी हुई। कहने का अर्थ बच्चों कविता। तो बच्चों, कविता क्या है? एक रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। कहने का अर्थ बच्चों कि जो सुर, जो रस, जो राग, जो लय, जो हमें हमारे दिल को छू जाए, ऐसे
शब्दों को पिरोकर बनाई गई ही कविता। तो जो प्रस्तुत कविता हम पढ़ेंगे यानी निसर्ग वैभव, इसमें प्राकृतिक वैभव यानी जो हमारा पर्यावरण है, जो ये कुदरत है, वो कितनी वैभवशाली है, कितनी धनवान है और कितनी खूबसूरत है। इसका सौंदर्य, निसर्गगम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। किसके द्वारा? इस कविता के द्वारा। कौन सी कविता? निसर्ग वैभव। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं अपनी कविता की पंक्तियों। बच्चों हमारी पहली पंक्तियां कुछ इस तरह है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निस्वर। तो बच्चों कहने का अर्थ निस्वर, निस्वर यानी बिना आवाज किए। प्राकृतिक जगत यानी जो प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली नैसर्गिक कुदरत से जुड़ी हुई जगत, जगत यानी आपको पता है बच्चों संसार, विश्व, दुनिया। तो बच्चों गिर शिखरों से यानी पर्वतों से, शिखरों से, पर्वतों की चोटियों से झर रही लौट रही घाटी में, घाटियों में फैली हुई है, लिपटी धूप छांव में निस्वर। तो बच्चों अब हम इसका पूरा अर्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है, कितनी सुंदरता है यानी कितनी खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई है। गिर शिखरों पर यानी पर्वतों पर, चोटियों पर, सब जगह सारी चीज़ें इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि मन को मोह जाती है। घाटियों में कहीं धूप तो कहीं छांव पसरी हुई है, अर्थात जो घाटियां हैं वहाँ पर कहीं पर धूप है तो कहीं छांव है, और इससे हमारी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता इतनी खूबसूरत लगती है जो मन को मोह जाती है और वह सुंदरता देखते बनती है। तो इस तरह किसने कहा है? कवि ने कहा है बच्चों। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी अगली पंक्तियों पर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, बहती सीमाहीन, सलक्षण संगीत स्रोतसी, सलक्षण संगीत स्रोतसी, अह रह वन भूमर्म, अह रह वन भूमर्म। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर बच्चों? पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। अनिल, अनिल यानी पवन, स्पर्श यानी छूना, स्पर्श करना, पुलकित अर्थात प्रसन्न होना, तृण दल, तिनकों का दल, तिनका छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका दल, समूह, बहती सीमाहीन यानी जो नदियां हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो अपनी सीमाओं को पार करके बह रही हैं, सलक्षण संगीत स्रोतसी, सलक्षण यानी मधुर जो मन को मोह जाए, स्रोतसी यानी कि जहाँ से उत्पन्न होती हैं, जो संगीत है जहाँ से इनका उद्भव हुआ, जहाँ से ये उत्पन्न हुई हैं वो उद्गम स्थान, अरहर, अह रह यानी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन, वन भू जंगल, वन भू यानी वन यानी जंगल, भू यानी जमीन, जंगल, मर्म, मर्म यानी पत्ते जब हिलते हैं तो उस वक्त जो स्वर होता है, जो आवाज़ आती है, पत्तों के हिलने की जो आवाज़ होती है वो मर्म। तो अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इसका पूरा अर्थ कुछ इस प्रकार है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित हैं यानी खुश हो रहे हैं। वायु जब स्पर्श करती है उस वक्त जो कण है, जो तिनके हैं वो बहुत प्रसन्न है, खुश हो रहे हैं। और वायु के बहने से प्रतिदिन, हर रोज वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली जो आवाज़ें हैं, जो ध्वनि है, वो इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं जैसे संगीत उत्पन्न हो, संगीत चल रहा हो। तो इस प्रकार हमें महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हवा चलती है उस वक्त जो उस हवा के बहने से
वो तिनकों का जो स्पर्श होता है, तिनकों पर हवा का स्पर्श होता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो इधर उधर दौड़ने लगती है, उनका जो समूह है हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ जब पेड़ के पत्ते जो हैं वो हिलते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज़ आती है, और वो हमें ऐसा लगता है जैसे संगीत चल रहा हो। कहाँ पर? वनों में, जंगलों में। तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं। तो इस तरह की सुंदरता देखकर हमारा मन खुश हो जाता है कि कितनी जो प्रकृति है, जो कुदरत है, जो पर्यावरण है, वो कितनी धनवान है कि हर एक चीज़ का उद्गम स्थान हमारी प्रकृति के पास ही है, यहीं से उत्पन्न होता है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। फूलों की ज्वालाएं, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ना बच्चों, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो फूलों की ज्वालाएं यानी खिले हुए फूल, ज्वालाएं, ज्वालाएं कहने का अर्थ जो फूल खिले हुए हैं, आँखों को करती शीतल यानी शीतलता प्रदान करती है। मुकुल, मुकुल का अर्थ हुआ कली, जो कली होती है वो, फूल की पहली अवस्था। अधर मधु पीते, अधर, अधर यानी ओठों से, मधु यानी शहद, पीते, पीना। गुंजन भर मधुकर दल, गुंजन भर मधुकर, मधुकर यानी भौरे, दल यानी उनका समूह, उनका दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, पल्लव यानी कोमल पत्ते, जब पत्तियां निकलती हैं उस वक्त हमारी वो पत्तियां बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक होती हैं वो पत्तियां। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? फूलों की ज्वालाएं यानी खिले हुए जो फूल हैं उनकी जो शोभाएं हैं नेत्रों को एकदम शीतलता प्रदान करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तुम भी जब खिले हुए फूल देखते हो तो तुमको बहुत अच्छा लगता है कि कितने खूबसूरत है, कुदरत की ये सारी देन है। तितलियाँ उड़ रही हैं, क्या कर रही हैं? तितलियाँ उड़ रही हैं दूर कहीं घने वृक्षों के बीच, यानी बहुत दूर जहाँ पर तितलियाँ उड़ रही हैं उनसे कहीं दूर जंगलों में, पेड़ों पर, पल्लव छाया में यानी पेड़ों की छाया में बैठी हुई कोयल मधुर स्वर में गा रही है। कौन गा रही है? कोयल। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही हुआ कि फूल खिले हुए हैं और वो फूलों की शोभा इस प्रकार है, वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि हमारे आँखों को शीतलता प्रदान कर रही है। मुकुल, मुकुल यानी फूल जो है, कलियाँ जो खिली हुई हैं और उसका मधु पी रहे हैं कौन? मधुकर दल यानी भौरे। तितलियाँ उड़ रही हैं और दूर पेड़ों पर बैठी जो कोयल है वो रुक रुक कर मधुर गीत सुना रही है, गा रही हैं। इस प्रकार इसका अर्थ है। तो अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, चलो हम अपने अगले पद पर चलते हैं। ध्यान देंगे। लोटी नीली छायाएं, लोटी नीली छायाएं, कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढालें, दुरारोह भांति ढालें, निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरि सर्वप्रथम, स्वर्ण भालगिरि सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप, सांझ यहीं सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन, निर्जन में कर संध्या वंदन। तो बच्चों, कृश, कृश यानी दुर्बल, कमजोर, गुंफित, गुंफित यानी गुथा हुआ, दुरारोह ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन हो, निश्चल यानी स्थिर, स्तंभित जो जड़ या अचल कर दिया गया हो यानी जो हिलता ना हो, स्थिर हो, निर्जन, निर्जन यानी वीरान, जनहीन। तो अब हम चलते हैं, इसका पूरा जो भावार्थ, जो अर्थ है उस पर ध्यान देंगे। ध्यान देना। लोटी नीली छायाएं, कृष रवि किरणों में गुंफित, कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? रवि की कोमल किरणों में
गुथी छायाएं लंबे तारों पर पड़ रही हैं और स्थिर है। कहने का अर्थ क्या हुआ? जो किरणें आ रही हैं, जिस प्रकार हम चोटियों को, रस्सियों को गुथते हैं, गांचते हैं, उसी प्रकार किरणें आपस में गुथी हुई आ रही है। कहाँ पर आ रही हैं? कहाँ पे पड़ रही हैं? ताड़ के पेड़ के ऊपर, और वहाँ पर पड़ने के बाद स्थिर हो जा रही हैं। उसी प्रकार आगे, दुरारोह भांति ढालें निश्चल तरंग सी स्तंभित। कहने का अर्थ कि सूरज की स्वर्णिम किरणें यानी सोने के जैसी सर्वप्रथम उन गिरि शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। किसका अभिनंदन कर रही हैं? स्वर्णभाल गिरि सर्वप्रथम, यानी उस गिरि पर्वतों पर पहुंच रही हैं और वहां पर जाकर वो अभिनंदन कर रही हैं। उसके बाद साँझ यहीं जनहीन वनों में, साँझ यहीं जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती हैं। यानी सांझ का समय जब होता है, शाम का समय जब होता है, जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं, यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, यानी वीरान है, चारों तरफ कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूरा निर्जन, जनहीन है, यानी वहाँ पे कोई लोग नहीं है, और वहाँ पर ये सूरज की किरणें संध्या वंदन कर छिप जाती हैं। ठीक है ना? तो पूरी तरह से अगर इसका अर्थ दे कि जिस प्रकार सूरज निकलता है, सूरज की किरणें पड़ना शुरू करती हैं, निकलना शुरू करती हैं, तो सबसे पहले ताड़ के पेड़ पर पड़ती हैं और वहाँ स्थिर हो जाती हैं। किस प्रकार पड़ती है? गुथी हुई, जिस प्रकार हम रस्सियों को, चोटियों को गुथते हैं, उसी प्रकार। और साथ ही साथ सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ रही हैं? गिरि शिखरों यानी पर्वतों पर पड़ रही हैं, चोटियों पर, पर्वतों की चोटियों पर पड़ रही हैं, और वहाँ पे भी पड़ रही हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, निर्जन में, वीरान देश, वहाँ पर भी संध्या वंदन करते हुए ये सूरज की किरणें छिप जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों, हम अगले पद पर चलते हैं। हमारा अगला पद इस प्रकार है। अपलक तारा पथ शशिमुख का, अपलक तारा पथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया, यहीं शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण, जगता गंध समीरण। कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? अपलक यानी बिना पलक झपकाए, बिना आंखें बंद किए, तारापथ यानी तारों का रास्ता, जहाँ पर चारों तरफ तारे बिखरे हुए हैं और तारों से सजा हुआ वो रास्ता, शशिमुख का, शशि यानी चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, बनता लेखा दर्पण, दर्पण यानी आईना, शीशा, यहीं शैल कंधों पर सोया, शैल यानी पर्वत, कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण, समीरण यानी पवन, हवा। तो यहाँ पे लेखक का कहने का क्या अर्थ है कि रात्रि में, रात के समय आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, और चंद्रमा एक दर्पण सा लगता है। जिस प्रकार हम आईना देखते हैं और उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार आकाश जो है, आकाश में चंद्रमा जो है वो दर्पण सा प्रतीत हो रहा है। यहीं पर्वतों के कंधों पर, यानी जो पर्वत है उनकी चोटियों पर, उनके कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु बह रही है। ठीक है, जग जाती है, यानी कि जैसे ही संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, चारों तरफ तारे बिखर जाते हैं, चारों तरफ हमें तारे दिखाई देते हैं और चंद्रमा ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम दर्पण देख रहे हों, और पर्वत, जो पर्वत की चोटियां हैं, उसके कंधों पर जो पवन है, जो हवा है, वो सुगंधित रूप लेकर बह रही है, चारों तरफ वो सुगंध बिखेर रही है, फैला रही है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यह स्फुट सौंदर्य राशि,
स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मयकर विचित्र भरा पर्वत जीवन में। सम्मोहन अर्थात मोहित करना, विस्मयकर यानी आश्चर्यजनक, जो बिसरे ना, जो भूले ना, एकदम आश्चर्यचकित, विचित्र, विचित्र अनोखापन, मरकता यानी पन्ना। तो इन पंक्तियों का अर्थ लेखक ने कुछ इस प्रकार दिया है। क्या कहा है उन्हें कि यहाँ पर चारों तरफ खिला खिला मौसम है, जो सुंदरता है वो मन को मोहने वाली है, और जो पर्वतीय प्रदेश के जीवन है यानी जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं वो कितने आश्चर्यजनक और विचित्र हैं, एकदम अलग। तो इन पर्वतीय प्रदेशों में सुंदरता इतनी खिली हुई है, यानी प्रकृति इतनी खुली, इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, जो हमारे मन को मोह लेती है। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पर उन पर्वतों का, उन पर्वतीय प्रदेशों का, वहाँ पे रहने वाले लोगों की सुंदरता का वर्णन। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कपोल, कपोल वन पशु सब लगते प्रसन्न, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में, परिचित मरकत आंगन में। मरकत यानी पन्ना, खग यानी पक्षी, पंछी, कपोल यानी कोमल पत्तियां, वो पत्तियां जो नाजुक होती हैं, जो कोमल होती हैं, और यह हमें कब दिखाई देती हैं? जब पत्तियां निकलती हैं उस वक्त वो छोटी छोटी होती हैं, बहुत कोमल, बहुत नाजुक होती हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाहते हैं कि खग चखते फल, जो पक्षी हैं वो फल चख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं फलों का। गिलहरियां कोमल पत्तों को कुतरती हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं। किसको? पत्तियों की। कौन सी पत्तियां? जो कोमल पत्तियां हैं उनका। वन पशु सब लगते प्रसन्न, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। कहने का अर्थ, वन में रहने वाले जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो सब एकदम प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? वन जैसे मरकत आंगन में, यानी ये जो मरकत जैसा आंगन है, पन्ने जैसा जो आंगन है, उस आंगन में सारे जंगली जानवर, सारे पशु पक्षी, सारे जानवर जो हैं बहुत प्रसन्न, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो गिलहरियां हैं वो इतनी खुश हैं, वो इतनी खूबसूरत लग रही है, यानी इतनी सुंदरता इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है प्रकृति की, कि वो छोटी छोटी पत्तियां, कोमल पत्तियां जो हैं कुतर रही हैं। पशु पक्षी, पक्षियां जो हैं फल खा रहे हैं। यानी ये दृश्य देखकर हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और हमें हर एक चीज़, सारी सुंदरता हमें दिखाई देती है, और वो हमारे दिल को छू जाती है। बच्चों, चलो हम अपने अगली पंक्तियों पर चलते हैं। स्वाभाविक मुझे याद आता है, स्वाभाविक मुझे याद आता है, ईश्वर इस क्षण में, ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अह रह जो, रहता अह रह जो, भीषण जीवन का संघर्षण। तो बच्चों, जो कठिन शब्द जैसे क्षण, क्षण यानी पल, अह रह प्रतिदिन, हर एक दिन, भीषण, भीषण यानी चिंतन, चिंतित, चिंता, संघर्षण यानी स्पर्धा, प्रतियोगिता। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है? कवि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमें? वो ये कहना चाहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, यानी मनुष्य का ध्यान आ रहा है, इस दुनिया में रहने वाले उन इंसानों का ध्यान आ रहा है। क्यों ध्यान आ रहा है? क्योंकि जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, यानी पूरी दुनिया में इतनी सुंदरता है जो बिखरी हुई है। ये प्रकृति जो हमें हर एक चीज़ देती है, ये प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, फिर भी क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन, हर एक दिन चिंता और संघर्षण की छाया रहती है। मनुष्य तो प्रकृति पर निर्भर है, फिर भी ऐसा कौन सा कारण है कि मनुष्य जो है हर एक दिन, हर रोज उसका जीवन नई नई मुसीबतें और नई नई
चिंताओं में डूबा हुआ है? क्यों वो संघर्षण कर रहा है? क्यों वो प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दे रहा है? वो इतना चिंतित क्यों है? क्योंकि उसको हर एक चीज़ तो प्रकृति देती है, फिर भी उसके मन में ऐसा द्वेष क्यों है? ऐसी चिंताओं की रेखा क्यों है उसके माथे पर? वो इतना क्यों परेशान है? इस प्रकार कवि कहते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संस। चलो बच्चों हम स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क संजाल। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। नंबर 1, पुलकित तृणदल। नंबर 2, गिरि शिखर। नंबर 3, तितली। और 4, फूलों की ज्वालाएं। तो ये सारे बच्चों क्या हैं? प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, अर्थात प्रकृति से जुड़े हुए जो तत्व हैं उनके नाम। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ख कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तक पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं जो आपकी कविता से है। अब इसको आपको क्रमानुसार यानी क्रम के अनुसार आपको लगाना है। 1 2 3 4 इस क्रम में आपको सही नंबर से लगाना है। तो पहला, परिचित मरकत आंगन में। दूसरा, अभिशापित हो उसका जीवन। तीसरा, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। और चौथा, निश्चल तरंग सी स्तंभित। तो ये जो है आपका प्रश्न है और इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसका उत्तर कैसे आएगा? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जैसे पहला अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, ये पहले नंबर पर आएगा। और दूसरा निश्चल तरंग सी स्तंभित। और तीसरा परिचित मरकत आंगन में। फिर चौथा जो अंतिम पद हो, जो अंतिम पंक्ति होगी वो है अभिशापित हो उसका जीवन। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काट कर उपयुक्त शब्द लिखिए। यहाँ पर मैंने आपको कुछ मुहावरे और कहावतें दिए हैं। उनमें से आपको जो शब्दों के अनुसार, मुहावरों के अनुसार गलत लग रहे हैं, उनको जो अनुपयुक्त यानी जिनका उपयोग नहीं है यहाँ पर, उसको कट करना है और उसके जगह पर सही शब्दों का प्रयोग कर मुहावरों और कहावतों को सही करना है। जैसे पहला, टोपी पहनना, इसका उत्तर क्या होगा? टोपी पहनाना। उसी तरह दूसरा, कमर बंद करना, कमर बंद करना नहीं, बोलती बंद करना। नंबर तीसरा, गेहूँ पीला होना, गेहूँ पीला होना नहीं, आटा गीला होना। नंबर 4, नाक की किरकिरी होना, नाक की किरकिरी होना यानी आँख की किरकिरी होना। सही मुहावरा इस तरह है। नाक धरती सर पर उठाना, ये 5वां, धरती सर पर उठाना, इसका सही मुहावरा आसमान सर पर उठाना। नंबर 6 यानी छठा अंतिम, लाठी पानी का बैर, लाठी पानी का बैर, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? लाठी की जगह पर आएगा आग, आग पानी का बैर। इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। कविता द्वारा प्राप्त संदेश यानी इस कविता के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो मैंने अर्थ के रूप में आपको समझाया है। नंबर 4, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। यानी तीसरा जो चरण है, तीसरा जो पद है, उसका अर्थ सरल हिंदी यानी सरल भाषा में आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस तरह यह कविता हमारी समाप्त होती है।